हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैं ये सारी वीडियोस वगैरह क्यों बना रहा हूँ या क्या बना रहा हूँ। मैं तो नौकरी करता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि तू तो यार नौकरी करता है, काहे के लिए ये सारी वीडियोस वगैरह बना रहा है। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ में मेरा पर्पस कि क्यों मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा एक सपना है, मेरा पर्सनल सपना है कि मैं भारत 2040 में कैसा हो वो मैंने सोचा है। ठीक है। मैंने सोचा है कि भारत 2020-40 में एक विश्व गुरु के रूप में आए। ठीक है। अब सपना मैंने देखा है तो उसे पूरा करने का जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं ये जो वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ वो उसी सपने को पूरे करने का एक माध्यम है या फिर एक पार्ट है वो। ठीक है। अब किसी भी प्रकार के सपने में अगर आप देखो, मतलब किसी भी भविष्य को अगर आप देखो, तो वो भविष्य आप बिना शिक्षा के या बिना एजुकेशन के नहीं देख सकते। ये फैक्ट है। ठीक है। तो मेरे भी सपने में शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस पूरी जो आज से लेके 2040 के बीच में है वो मुझे तैयारी करनी है। तैयारी काहे चीज की करनी है? मुझे बहुत सारे लोगों को सिखाना है। ठीक है। क्योंकि जब तक के लोग शिक्षित नहीं होंगे या एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक के मैं 2040 का भारत, उसके सपने को मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकूंगा। तो उस सपने को पूरा करने के लिए मैं ये सारी एक्सरसाइज वगैरह अभी जो सारा कुछ कर रहा हूँ वो मैं करता हूँ, जिसमें शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। चूंकि मैं पिछले 20 साल से एजुकेशन फील्ड में ही हूँ, तो मैंने कुछ सोचा है कि मुझे इस पूरी अगले 18 साल में 19 साल में मुझे किन किन लोगों को शिक्षित करना होगा। खाली मैं अकेले ही नहीं करूंगा, और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे इस काम को पूरा करने में। पर चलो देखते हैं कि मैंने क्या सोचा। ठीक है। अब हमें कुछ लोगों को एजुकेट करना होगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि किन किन लोगों को एजुकेट करना होगा। नंबर वन, सबसे पहले उन लोगों को एजुकेट करना होगा। नंबर वन, उन लोगों को एजुकेट करना होगा जो कि खुद एजुकेटर है, मतलब शिक्षक को शिक्षित करना होगा सबसे पहला काम। क्योंकि जब तक कि शिक्षक शिक्षित नहीं होगा या जो पढ़ाने वाला है वही अगर खुद सक्षम नहीं होगा तो वो अपने स्टूडेंट को बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकेगा, और ट्रेनिंग अच्छी नहीं देगा तो फ्यूचर जो है वो कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है। नंबर टू, नंबर टू है पेरेंट्स। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा जो रहता है वो अपने माता पिता की ही सपनों को आगे पूरा करने की कोशिश करता है। अगर माता पिता के ही सपनों में अगर अच्छा भारत नहीं है तो वो अपने बच्चों को ही नहीं बताएंगे कि बेटा आपको क्या करना चाहिए जिससे देश का डेवलपमेंट हो, या फिर और ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए या क्या क्या काम नहीं करने चाहिए जिससे आपका देश में या फिर कहीं पे परेशानी हो, है ना। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि देश के हित में नहीं है तो वो काम आपको नहीं करना है। तो ये कौन बताएगा? ये सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के साथ में अपना समय बिताते हैं। इस वजह से पेरेंट्स को सबसे पहले एजुकेट करना होगा कि सपनों का भारत जो है, मतलब जो आगे 2040 का भारत है, उस भारत में किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, उसको तैयार करने के लिए, उस समय के बच्चों को तैयार करने के लिए आज आज के पेरेंट्स जो है वो क्या करें जिससे वो एक अच्छे भारत की हम नींव रख सके। ठीक है। तो सेकंड जो है वो है पेरेंट्स, जिनको हमको एजुकेट करना होगा अगर हमें एक अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो। ठीक है। तीसरे नंबर पे है बिजनेस पर्सन या फिर जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो जिनके बेसिस पे पूरी इकोनॉमी खड़ी है। हमारे देश की इकोनॉमी किनके ऊपर है? व्यापारी लोगों के ऊपर। अगर व्यापारी ही अगर उतने अच्छे से एजुकेटेड नहीं होंगे और वो अच्छे अच्छे टूल्स को यूज नहीं करेंगे
तो वो बहुत अच्छा आगे भारत नहीं लेके जा सकेंगे। अगर वो पुरानी ही टेक्नोलॉजी पे या पुराने ही सिस्टम पे काम करते रहेंगे तो होगा क्या कि आगे वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और कंपटीशन सही तरीके से लोगों को नहीं दे पाने के कारण हम पीछे रह सकते हैं। तो सबसे मतलब बिजनेसमैन और जो बिजनेसमैन के मतलब जहां पर भी कोई भी वर्क कर रहा है, जो वो प्रोफेशनल्स जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी एजुकेट करना होगा, तभी वो एक अच्छा काम कर सकेंगे और कंपनी को और देश को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हमें जो रिसोर्स यूटिलाइजर है, जो रिसोर्सेस को देश की यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें उनको भी एजुकेट करना होगा। हमारे रिसोर्स के रूप में कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। हमारा देश बहुत पॉपुलेटेड है और साथ ही साथ में यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है ना। यंगेस्ट कंट्री होने का मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग यंग है, मीन्स वो उस ब्रैकेट में आते हैं जहाँ पे यंग लोग आते हैं। ठीक है। अगर यंग लोग, यंग जनरेशन को अगर आप अच्छा दिशा नहीं दे सके, अगर आप उनको अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे, तो वो कहीं पे भी भटक के कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे जो कि देश के नेगेटिव में जाएगा। मतलब वो हम सोच रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाने में वो मदद करे, जबकि अगर वो कुछ ऐसा गलत काम करने में लग जाएंगे तो देश नेगेटिव मतलब पीछे जाना शुरू कर देगा। तो हमारे देश के जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको यूज करने वाले लोगों को पहले एजुकेट करना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, कम समय में कम एनर्जी लगा के, कम रिसोर्सेज लगा के हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से इतना ज्यादा इफेक्टिव बनाएं कि वो कम समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन या फिर बहुत ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे देश में कमी नहीं है, बस इसका है ना, बिना वेस्ट किए यूटिलाइजेशन अगर हो जाए तो हम बहुत अच्छा भारत बना सकते हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश में, चाहे वो पब्लिक कंपनी का हो या फिर प्राइवेट कंपनी का हो, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर पब्लिक का प्राइवेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन दोनों का ही बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए और इसका किसी भी प्रकार का वेस्टेज नहीं होना चाहिए या फिर नुकसान नहीं होना चाहिए। इंफ्रा का मतलब क्या होता है? सपोज हमारे देश में एयरपोर्ट बना है, हमारी रोड लाइन है, हमारी रेलवे लाइन है, ये सब क्या है? ये देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आता है। या फिर और भी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है या प्राइवेट बिल्डिंग है, जिसको हम यूज करके हमारे देश को आगे बढ़ाने की इच्छा रख रहे हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रा कहलाता है। सपोज अगर हमने कहीं 100 किलोमीटर की रेल लाइन या फिर रोड लाइन बिछा दी है, ठीक है, पर उस रोड को जो यूज करने वाले लोग हैं, वो अगर उस रोड को खराब करते जाएंगे तो हमें फिर से उस रोड को बनाना होगा। तो जो फिर से उस रोड को बनाने का जो खर्चा हुआ, वो तो वेस्ट है ना। अगर अगर वो खराब नहीं हुआ रहता तो वो कंटिन्यू चल सकता था आगे कुछ दिनों तक के, और उसको बनाने में जो पैसा लगा वो किसी नए इंफ्रा को बनाने के लिए हम यूज कर सकते थे, या फिर नई रोड बनाने के लिए हम उस पैसे को यूज कर सकते थे, जिससे कि जहां जहां रोड बनती है, आपको ये मैं बता दूं कि जहां जहां रोड बनती है वहां पे डेवलपमेंट बाय डिफॉल्ट साथ साथ में चलता रहता है ना। क्योंकि जितना जितना ज्यादा कनेक्टिविटी गांव से शहर से एक दूसरे की होगी, उतना ज्यादा डेवलपमेंट या ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो बहुत अच्छे से हो सकेगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे अदर इंफ्रा है जिसको अगर हम बहुत अच्छे से यूज करें और बिना वेस्ट किए, मतलब उसको बिना नुकसान पहुंचाए अगर हम यूज करते जाएं, तो हमारे देश में बहुत अच्छा हम ऐसा इंफ्रा तैयार कर सकेंगे कम समय में, और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इंफ्रा हम तैयार कर सकेंगे, जिससे कि हम अपने देश को और बहुत आगे लेके जा सकें। हमारे देश में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को भी हमको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। जहाँ जहाँ हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या फिर और भी अदर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें होती है, मशीन का ऑटोमेशन या पूरी प्रोसेस का ऑटोमेशन, मतलब जो एक काम को करने में जो हमें 10 दिन लगता है, अगर उसको हम किसी मशीन के द्वारा यूज करके उस काम को करें, तो हो सकता है कि वो 2 दिन या 4 दिन में खत्म हो जाए, है ना। तो कम समय में हम वो वाले काम को अचीव कर सकेंगे जो हम चाहते हैं।
ठीक है। तो इस तरह की जितने भी रिसोर्सेस है, इन रिसोर्सेस को जो यूज कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है, उन रिसोर्स यूटिलाइजर को हमको एजुकेट करना है। क्यों एजुकेट करना है? क्योंकि यही रिसोर्सेस जो है, रिसोर्सेस को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमम तरीके से अगर यूज कर पाएंगे बिना वेस्टेज के साथ में, तो हम कम रिसोर्स में भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं हुआ उस रिसोर्स को और यूज करेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। लास्ट, स्टूडेंट। क्योंकि आज के जो स्टूडेंट है, जो अभी 5 से 10 साल की उम्र वाले हैं, ठीक है, आज से 20 साल बाद इनकी उम्र हो जाएगी या तो 25 या तो 30 साल के होंगे, है ना। तो जो 25-30 वाले आज से 20 साल बाद 2040 में जो बच्चे होंगे, उनको अगर हम अच्छे से तैयार कर दें, एजुकेट कर दें, तो ये सब आगे जाके ही देश का भविष्य बनने वाले हैं। तो हमें एजुकेट किनको किनको करना होगा? एक तो एजुकेटर को, दूसरा पेरेंट्स को, तीसरा बिजनेस या बिजनेस पर्सनल या फिर प्रोफेशनल्स लोगों को, या फिर रिसोर्स यूटिलाइजर को, और स्टूडेंट्स को। इन सभी लोगों को हमें एजुकेट करना होगा अगर हमें एक अच्छा भविष्य की परिकल्पना अगर करनी हो तो। ठीक है। अब ये जो मैंने सोचा है कि हम एक मतलब अपने भारत को विश्व गुरु बनाए, जो पहले था हम फिर से उसे विश्व गुरु बनाए, तो ये मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसी सोच रखने वाले देश में और भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, पर वो अपनी अपनी कैपेसिटी में ये सारा काम कर रहे हैं। वो सभी लोग जो हैं, उनको भी, उनसे भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे कांटेक्ट करूं, और कांटेक्ट करने के बाद में मैं उनको मैं उनके साथ में जुड़ूं या वो मेरे साथ में जुड़े, या हम मिलके कुछ ऐसा काम करें जिससे हम 2040 तक के भारत को विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित कर सकें। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले से कर चुके हैं ये वाला काम, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में, जिन्होंने डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में काफी काम किया हुआ है। ठीक है। और हमारे देश को बहुत आगे लेके आ गए हैं। जो हमारे पास में आज की डेट में जो डिफेंस सिस्टम है, और दूसरा हमारा जो स्पेस क्राफ्ट जो हमारे देश में बना है, उन सब की जो परिकल्पना, मतलब जो शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे शुरुआत तो बहुतों ने की, पर उनको उसको एक अच्छी दिशा लेके जो आगे आए, वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो मैं इनको बहुत मानता हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे महापुरुष थे। दूसरे एक और महापुरुष जो हैं, वो हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी। ये हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं। बड़ा दुखद समाचार मुझे कल ही मिला कि उनकी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बट मैं चाहूंगा कि उनकी आत्मा जहाँ पर भी हो, वो हमेशा कृष्णा जी के चरणों में रहें। डॉक्टर के अग्रवाल जी ने काफी कोविड के समय में लोगों को जागरूक करने का बहुत सारा काम किया, और उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया, और इस तरह से टेक्नोलॉजी यूज किया कि वो रोज लोगों से लाइव बात करते थे। उनको जो समस्या होती थी, उन समस्याओं को वो दूर करने की कोशिश करते थे। और वो ये देखते हैं, ये उनका ये सपना था कि देश जो है, वहाँ देश में कहीं पे भी हेल्थ रिलेटेड इशू ना रहे, और अगर है तो वो उसको रिजॉल्व करने में वो पूरी इच्छा रखते थे और पूरी मदद करते थे लोगों की। वैसे ही एक क्षेत्र है बिजनेस का, क्योंकि हमारे देश में अगर हमें हमारे देश को हमें आगे बढ़ाना है, तो हमारे देश की इकोनॉमी हमें मजबूत करनी होगी। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो हैं, ये, इनके पास में बिजनेस और इकोनॉमिक से रिलेटेड बहुत अच्छा ज्ञान है, और ये बहुतों से ये पेमेंट बेसिस पे और फ्री बेसिस पे दोनों ही तरीके से ये शेयर करते हैं। ठीक है।
अगर अगर हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो इनकी जो वीडियोस हैं उनको अगर देखें, उससे काफी सारी चीजें सीखें और सीखने के बाद में अगर काम करें, तो हो सकता है कि ये एक बहुत अच्छा बेहतर कल बनाने में मदद कर सकता है। तो विवेक बिंद्रा जी जो हैं, उनकी काफी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब में, फेसबुक में मिल जाएगी। ये काफी सारे पेड कोर्सेज भी चलाते हैं, जिनको अगर आप मतलब पेमेंट देके भी उस कोर्सेज को आप अटेंड कर सकते हैं। जैसा भी करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, है ना? तो ये एक और व्यक्ति है जो कि सेम परिकार, मतलब इनका भी सोचना यही है कि उनको देश की जो इकोनॉमी है उसको आगे लेके जाना है, और साथ ही साथ में जो हमारे बिजनेसमैन हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको इतना मजबूत कर देना है कि वो किसी भी समस्या में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला ना महसूस करे, और अगर वो अकेले भी हैं तो वो उस परिस्थिति से कैसे आगे निकल सकते हैं, उसके लिए वो ये ट्रेनिंग देते हैं। तो विवेक बिंद्रा जी, अगर विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस वगैरह लोग देखेंगे, तो बिजनेस वाला जो सेक्टर है वो काफी अच्छा डेवलप हो सकता है। ठीक है। चौथे हैं खान सर। ये, इनको स्टूडेंट से बहुत प्यार है, इतना प्यार है, और ये बहुत अच्छे टीचर है, और बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी चीज पढ़ाते हैं या बताते हैं। ये भी काफी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इनकी भी काफी सारी वीडियोस जो है आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। इनका भी खुद का एक पर्सनल ऐप है जिसमें आप पेमेंट देके भी चाहो तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो। बट ये काफी जो फ्री वीडियोस हैं वो भी काफी स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहती है। बहुत सारी चीजें वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, और इनके जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। हालांकि ये पटना में रहते हैं और बिहार से हैं, तो इनकी भाषा जो है, भाषा थोड़ी सी उसमें बिहारी लैंग्वेज जुड़ी हुई है, मतलब उनका एक्सेंट जो है वो बिहारी है, तो प्योर हिंदी नहीं बोलते हैं ये, है ना? और काफी अच्छा ये काम कर रहे हैं। अगर खान सर, इनका भी एक यही कॉमन सपना है इन सभी का, मतलब ये जो चारों व्यक्ति हैं जिनका मैंने नाम बताया, इन चारों व्यक्तियों को क्यों मैंने यहाँ पे अभी हाईलाइट किया, क्योंकि इन चारों व्यक्ति का कॉमन गोल था या है, जो मेरा भी गोल है, कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, और जिसमें मैंने ये सोचा है कि हम कैसे विश्व गुरु भारत को बनाएं फिर से। विश्व गुरु तो ये पहले से भी था, बट अभी पिछले कुछ समय से गलत गलत कारणों से वो विश्व गुरु की जो उपाधि है वो अभी भारत के पास में नहीं है। बट फिर भी हम वापस कैसे लेके आ सकते हैं विश्व गुरु, हम हमारे देश भारत को कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि 2040 तक के हम वापस ये उपाधि अपने पास में ले आए। ठीक है। तो जो खान सर है, खान सर के बारे में मैं बता रहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इनके चैनल को अगर देखेंगे तो काफी सारी जानकारी इनको मिल सकती है, और चूंकि इन सभी चारों का कॉमन गोल है, तो मैंने भी कोशिश की है। मैं और भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि अलग अलग प्रकार की वीडियोस बनाते हैं, वीडियो यूट्यूब या और अदर चैनल्स या फेसबुक में डालते हैं। बट मुझे जो बहुत ज्यादा अपीलिंग लगे, बहुत ज्यादा ऐसे लगे जो कि वाकई बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और खान सर का यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है। अब क्या पैरामीटर होगा जिससे हम ये बोलेंगे कि हम विश्व गुरु बन गए या फिर हम डेवलप हो गए हैं? क्या पैरामीटर होगा जिसके आधार पे हम बोल सकेंगे आज से 20 साल बाद कि ये हमारा जो देश है, ये वो जो हमने सपना देखा है आज विश्व गुरु का, वो उनके पास में या भारत के पास में आ गया? तो मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ये जज करेंगे कि हमारा देश विश्व गुरु बना या नहीं बना। पहला है हैप्पीनेस।
अगर हमारे देश के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं 2040 में, अगर उनसे पूछा जाए कि आप कितने खुश हैं अपने जीवन से, अपने देश से, और अगर वो बोलते हैं कि हमें 5 में 5 नंबर हम देंगे खुशी के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। आज की डेट में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जो है वो काफी नीचे है, और टॉप पे या बहुत आगे जो है वो है भूटान। तो 2040 तक के मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे सारे काम को करूं जिससे हमारे देश में खुशहाली या खुशी आए, और हम भी हैप्पीनेस के इंडेक्स में भूटान के आसपास आ जाएं। भले भूटान को क्रॉस करके हम आगे ना जा पाए, मैं तो चाहूंगा कि भूटान, क्योंकि भूटान ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला हैप्पीनेस इंडेक्स का। हर कोई अलग अलग पैरामीटर पे अपने देश को नापता है, और भूटान भूटान अपने आप को हैप्पीनेस इंडेक्स पे नापता है, और वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो हम भी कोशिश करें कि हम भी खुशहाली में या खुशी में हमारा देश 2040 में बहुत ऊपर रहे, बहुत अच्छे रेटिंग इसको मिले। नंबर टू है स्वास्थ्य और सुरक्षा। हेल्थ और सेफ्टी हर एक देश की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। अगर देश में व्यक्ति स्वस्थ है, स्वास्थ्य का मेरा स्वास्थ्य का कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आ जाएं। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में लोग बीमार ही कम पड़े, क्योंकि हमारे देश में अगर हम आज से कुछ साल पहले या कुछ समय या कुछ 100 साल पहले, 200 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में जो लोग थे, उनके उनका जो रहन सहन था वो इतना साइंटिफिक था और इतना अच्छा था कि वो उस दिनचर्या या उस शैली के कारण उनको काफी सारी बीमारियां ही नहीं होती थी, और बीमारी नहीं होती थी तो उनको उतने हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमें हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करना है, पर साथ ही साथ में ये भी कोशिश करनी है कि हमारे लोग बीमार ही ना पड़े। तो 2040 में अगर हमारे देश के काफी सारे लोग जो है वो अगर बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो रहन सहन है और उनकी जो दिनचर्या है वो इस प्रकार की है कि जिससे उनको बीमारी ही ना आए। हम हमारे जीवन में योग, या फिर जो हमारी औषधि है, या फिर ऐसा सारा काम हम करें, हमारी दिनचर्या, हमारे काम करने का जो पैटर्न, खाने पीने का जो पैटर्न है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को हम इस तरह से बना लें जिससे हम कम से कम बीमार पड़े। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर होगा 2040 में कि हम विश्व गुरु बनने की राह पे सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि हम जो करेंगे, हम जो देखेंगे, हमको देखते देखते पूरी दुनिया हमारे जैसा काम करेगी, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। अगर अगर हमको देखते हुए कोई दूसरा दूसरा देश हमारे ही नक्शे कदम पे अगर आगे वो बढ़ता है, और उसके देश में भी खुशहाली आती है, उसके देश में भी लोग स्वस्थ रहते हैं हमेशा, तभी तो हम गुरु कहलाएंगे। हम ऐसे ही थोड़ी ना गुरु कहलाएंगे। गुरु के लिए गुरु जैसा आचरण करना होगा जिसको लोग फॉलो करेंगे। फिर है सुरक्षा। किसी भी देश को, देश के जो नागरिक है, किसी भी देश के जो नागरिक है, वो अपने आप को देश में रहते हुए अगर सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग कुछ नहीं है। तो अगर 2040 में भारत में रहते हुए भारत के लोग अगर ये बोलते हैं कि हम भारत में बहुत खुश भी हैं, स्वस्थ भी हैं और सुरक्षित भी महसूस करते हैं, तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां पर भारत में सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, इसके बाद शिक्षा। शिक्षा हर हर समय
हर भविष्य का आधार होती है। ठीक है, अगर हमारे देश में 100% लिटरेसी, मतलब हमारे देश में 100% लोग अगर साक्षर हैं, तो 2040 में हम ये बोल सकते हैं कि ये साक्षर लोग ही देश को विश्व गुरु फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पैरामीटर होगा शिक्षा का या एजुकेशन का। एजुकेशन देश का बहुत टॉप का होना चाहिए, इतना टॉप का होना चाहिए जितना चाणक्य जी के समय में तक्षशिला जो थी, वहां पे जिस लेवल की शिक्षा दी जाती थी, तक्षशिला जो बिहार में है, उस लेवल की शिक्षा भारत में फिर से होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के लोग भारत में आके पढ़ें और वो ये बोले कि जो भारत पढ़ा रहा है, जो भारत की नीति है, जो भारत की शिक्षा है, उसका लेवल विश्व में सबसे ऊपर है। तब तो हम बोलेंगे कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। ऐसे ही विश्व गुरु बन जाएंगे बिना मेहनत के? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको करनी पड़ेगी, हम सब करेंगे। और अगर हम देश में जितने भी व्यक्ति हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बोले, आत्मनिर्भर हर लिहाज से, सेल्फ सस्टेन, मतलब उनको जो भी समस्या है, हम हमको किसी भी परेशानी में किसी और के पास में कभी भी न जाना पड़े, हमारे देश में ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज, सब कुछ हमारे देश में ही अवेलेबल हो, तब तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, हमें हमारे किसी भी काम को करने का है, तो उसके लिए हमें किसी और दूसरे देश को नहीं देखना पड़े कि भैया हमको वो मदद करेगा तब हम आगे काम कर पाएंगे, या कोई और दूसरा हमको मदद करेगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, सारा काम हम खुद करेंगे, पेन से लेके प्लेन तक के हम खुद बनाएंगे अपने यहाँ पे। प्लेन भी नहीं, आगे सैटेलाइट्स वगैरह भी बनाएंगे। ठीक है, तब हम अपने आप को विश्व गुरु बनाने की राह में चला रहे हैं या चल रहे हैं। नहीं तो क्यों होगा? अगर हम किसी और को देख के हम हमारे काम के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो कोई हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेगा कि यार इनके इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, इनको हमको फॉलो करना चाहिए। भाई हम किसी और से मदद ले रहे हैं, तो वो तो बोलेगा भाई हम तुमसे क्यों मदद ले, हम तो डायरेक्ट किसी और से ले लेंगे। पहले खुद सक्षम बनो, फिर लोगों की मदद करो। तो पहले खुद आत्मनिर्भर बनो और लोगों को फिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करो। ऐसा नहीं है कि बाकी जो जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को हम हमेशा दबा के रखें, दबा के नहीं रखना है, उनको भी सक्षम बनाना है, उनको भी इतना मजबूत बनाना है कि वो खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बना ले। ठीक है, और हमारे देश में अगर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम बहुत ज्यादा होगा 2040 में या 2040 तक, तब ही हम उस समय के टेक्नोलॉजी, उस समय के रिक्वायरमेंट, उस समय की जो भी हमारी जरूरतें हैं, वो सारी चीजों को पूरा कर सकेंगे। क्योंकि हमें भी पता है आज की ही डेट में हम बहुत सारे चीजों में स्ट्रगल करते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हम ये वाला काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बेसिक चीजों में ही बहुत सारी कमियां हैं, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम डिपेंडेंट है किसी और देश के ऊपर। तो इस समस्या को अगर हम बरकरार रखेंगे, तो हमेशा हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। डिपेंडेंट ना रहें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे को खुद रिसर्च और डेवलपमेंट में हमारे देश के लोगों को लगाना होगा। और ये रिसर्च और डेवलपमेंट से जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारे देश के बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं,
वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करें और ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी या नई नई जानकारी या नया नया शोध करें और उससे देश को आगे लेके जाएं। ठीक है, क्लियर है? तो पैरामीटर जो है देश के डेवलपमेंट का, ये 5 होगा। हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ और सेफ सिक्योर फील करेंगे। हमारे देश की जो शिक्षा है वो विश्व में एक टॉप लेवल की होगी। हम खुद आत्मनिर्भर रहेंगे और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे। हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड काफी सारे काम होंगे और उससे जो भी सारे आउटपुट निकलेगा उससे हमारे देश में खुशी और बाकी सारी चीजें लाने में हम मदद करेंगे। ठीक है, तभी हम बोल सकेंगे कि हम जो हैं, जो आज हमने परिकल्पना की है कि 2040 में हम एक विश्व गुरु के रूप में वापस आएंगे, तो वो संभव हो सकेगा। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश मैं अपनी पूरी कोशिश से या मैं अपनी पूरी क्षमता से ये कोशिश कर रहा हूँ कि भारत विश्व गुरु के रूप में बने। अगर आप सभी लोग भी यही चाहते हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं ये सोचिए, क्या कर सकते हैं ये सोचिए और अपनी ये जानकारी बाकी लोगों से भी आपके पास जो जानकारी है वो आप बाकियों से शेयर करिए। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आप बाकी लोगों से शेयर करके उनको भी प्रेरित करिए कि वो भी किस तरह से भारत के निर्माण और भारत को विश्व गुरु फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं। और हैशटैग करिए, मैंने एक हैशटैग नया हैशटैग देश में निकाला है, विश्व गुरु भारत के रूप में। ठीक है, आप जब भी ये शेयर करें या इस तरह की कोई भी जानकारी शेयर करें तो विश्व गुरु भारत को टैग जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।